हेलो स्टूडेंट, आपका ये थर्ड चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। महाद्वीप इंग्लिश में जिसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और वो कॉन्टिनेंट जो स्थलीय होते हैं और जिनके बीच में पानी होता है। और आपने पढ़ा भी होगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे महाद्वीपों का। और हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा है? वो है रोम का साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि रोम साम्राज्य किस तरीके से असीरियन साम्राज्य को ईरान ने कब्जा किया और ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रभाव ये पड़ा कि इटली के इन क्षेत्रों में जो है कुछ बस्तियां विकसित हुई और इन बस्तियों के विकसित होने से धीरे धीरे एक साम्राज्य का स्वरूप उभर कर सामने आया। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके इस चैप्टर इसमें दिया गया है कि ये जो येलो पार्ट है, यहाँ पर जर्मनी है, ये राइन नदी इधर बहती हुई है, ये फ्रांस है, और ये देखिए मोरक्को, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है सारा, और ये वाला हिस्सा कुस्तुनतुनिया और ये टर्की का हिस्सा है, दक्षिणी सीरिया में आता है वर्तमान में, और ये मिस्र का, ये जितना भी येलो भाग है, ऊपर वाला ये क्षेत्र आता है यूरोप में, और ये क्षेत्र आता है अफ्रीका में, और ये टर्की आता है एशिया में, कुस्तुनतुनिया, दक्षिणी सीरिया। इसे अगर आप वर्ल्ड के मैप पर देखेंगे तो ये वाला जो मैप है अफ्रीका का, ये वाला हिस्सा फ्रांस, यूरोप और इतना ये राइन नदी जर्मनी से होते हुए ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ पर सऊदी, दक्षिणी किधर है, सीरिया की राजधानी है वर्तमान में, ये सारा क्षेत्र जो है रोम साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब रोम साम्राज्य के अंतर्गत आने इस साम्राज्य का विस्तार इतना लंबा रहा है कि एक बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि वर्तमान तक इसका प्रभाव यूरोप और विश्व के देशों पर पड़ा है। ये माना जाता है कि रोम साम्राज्य का, आपके इसमें दिया गया है कि रोम साम्राज्य के लोग ये पेपराइस पेपर यूज़ करते थे। आपके इस चैप्टर उसमें दिया गया है जिस तरीके से आज हम कम पेपर यूज़ करते हैं आपको पढ़ाने के लिए या ये चीज़ें लिखने के लिए, हमने जो है पेपर कागज़ का आविष्कार किया है, उसी तरीके से ये पेपराइस एक तरीके से सरकंडा होता था जो मिस्र में पाया जाता था, सरकंडे जैसा एक पेड़ होता था, और उसी से ये बनाए जाते होंगे कपड़े की तरह, और उसी के ऊपर ये लिखा जाता होगा। इस पेपराइस पर लिखे जाने वाला रोम साम्राज्य का इतिहास या अभिलेख बहुत ही प्रमाणित माना जा सकता है, क्योंकि वो तभी लिखा गया था और वर्तमान तक इसके साक्ष्य अभी भी दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि ये रोम साम्राज्य इटली का ये छोटा सा है देश, इटली के इसमें 27 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक राजा हुआ और वो था अगस्त। और इस अगस्त राजा ने रोम को विस्तृत साम्राज्य, देखिए वर्तमान में इटली की राजधानी है रोम। अगस्त ने 27 ईसा पूर्व जो है रोम साम्राज्य की स्थापना की, और जिसे कहते थे प्रिंसिपेट। और ये साम्राज्य ऐसा था जिसे हम रिपब्लिक साम्राज्य भी कहते हैं। रिपब्लिक साम्राज्य का मतलब ये है कि सम्राट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग, एक व्यवस्था थी सीनेट की, जो वर्तमान में आपने सुना होगा सीनेट अमेरिका का वो है, पर उसे सीनेट रोम का वर्ड है। सीनेट एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वहाँ के रोम के जो अभिजात वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था, या कुलीन वर्ग था वो शामिल था। अभिजात मतलब कि जो उच्च कुल के लोग थे और पैसे वाले थे और बड़े लोग थे, वो सीनेट में शामिल होते थे, और वो सीनेट मिलकर सलाह देती थी सम्राट को। और धीरे धीरे इस सीनेट के सहयोग से ही धीरे धीरे सीनेट और सम्राट ने मिलकर पूरे इन तीनों महाद्वीपों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अगस्त की
सम्राट अगस्त की महानता इतनी है कि हमारे भारतीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सम्राट अगस्त के व्यापारिक संबंध भारत के साथ भी थे। तो शायद यहाँ कहीं से होते हुए यूनान के लोग यहाँ पर दक्षिण भारत में मुदरई के इस क्षेत्र में, तमिलनाडु के इस क्षेत्र में अरिकमेडु एक जगह थी पुराने टाइम पर, जो बंदरगाह की तरह था और यहाँ से व्यापार होता था रोम के लिए। और बहुत सारे सम्राट अगस्त की मुद्राएं इस क्षेत्र में मिली हैं। यूनान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अगस्त जो सम्राट था वो कितना महान रहा हो। और ये माना जाता है कि अगस्त के कोई संतान नहीं थी तो उसने टेबुलस को गोद ले लिया था। इस परंपरा से ये माना जाता है कि पिता के बाद रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तराधिकारी कौन होता था? पुत्र, और इसीलिए उसने टेबुलस को गोद लिया था। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक नया चेंज जो रोम साम्राज्य के अंतर्गत आता है वो चेंज है कि यहाँ पर हमने पढ़ा मेसोपोटामिया एक जनजातीय समाज और ईरान के लोग और ईरानियन और सीरियन ये जनजातीय थे और यहाँ पर लूटपाट के लिए सेना का निर्माण होता था। साम्राज्य विस्तार के लिए सेना का निर्माण अगर हुआ भी है तो क्षेत्रों पर विस्तार हुआ और वहाँ पर लूटपाट की और आपस में बांट लिया। पर रोम की सेना में एक विशेषता पाई जाती है कि रोम के जो सम्राट था वो वेतन पर सेना को रखता था। मतलब कि जो उसके सैनिक होते थे वो सैनिक को पर्टिकुलर एक निश्चित मात्रा में वेतन दिया जाता था, जो वर्तमान में भी आज की हमारी चाहे वो भारतीय सेना हो, वैश्विक सेना हो, यूएनओ की किसी भी सेना हो, सभी सेना को सुरक्षा के इसलिए पर्याप्त मात्रा में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसी तरीके से रोम के साम्राज्य की सेना को वेतन दिया जाता था और इसी वेतन देने का और सीनेट का सहयोग से वो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाया। एक और है कि इस रोम के साम्राज्य में तीन तरह के लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो सर्वे सर्वा होता था वो सम्राट होता था। सम्राट मतलब कि राजा या किंग। अब ये अभिजात वर्ग था और अभिजात वर्ग कौन थे? सीनेट में जो शामिल लोग होते थे वो अभिजात वर्ग में आते थे। और सेना क्योंकि युद्ध में और साम्राज्य विस्तार में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, इसलिए सेना भी महत्वपूर्ण हिस्सा था साम्राज्य का। अब सम्राट अभिजात वर्ग और सेना। अभिजात वर्ग हमेशा सम्राट पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता था और सेना अपने सम्राट को प्रभावी रूप से कब्जा जमाने का प्रयास करते। इसलिए हमेशा रोम साम्राज्य का एक वीक पॉइंट या कमज़ोर पॉइंट कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग और सेना के बीच संघर्ष होता रहता था। और एक और ख़ास यहाँ पर हम वर्तमान राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक प्रणाली के आधार पर जो नींव रखी रोम साम्राज्य ने वो थी प्रांतों में आप देखेंगे कि ये रोम साम्राज्य एक डेमेट्रियस यूनानी शासक हुए थे। उनका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था और ये प्रांत यहाँ तक भारत के इस हिस्से तक थे। और ये वर्णन ये भी दिखाई देता है डेमेट्रियस के साम्राज्य के 23 प्रांतों में भारत का ये हिस्सा। उस वक्त का भारत सिर्फ ये भारत नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये क्षेत्र भी, काबुल कंधार भी भारत के इस क्षेत्र में आते थे। तो यहाँ भी डेमेट्रियस जो 23 प्रांत माने गए हैं उसके यूनान में एक हिस्सा भारत भी एक प्रांत की तरीके था। और प्रांतों का प्रशासन कौन करता था? मजिस्ट्रेट और काउंसलिंग। एक और वहाँ के शासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागर कहाँ है? ये सागर है और ये सागर अब इसमें जो ये जल संधि है, जब ये जल संधि आपको जिब्राल्टर
द्वीप वो है, ये आप यूरोप को इससे जोड़ता है। और इसके आसपास उन्होंने बहुत से, रोम ने शहरीकरण की एक नई प्रक्रिया की थी और बहुत सारे कार्य थे। सिकंदरिया, एंटियोक, भूमध्य सागर के इन क्षेत्रों में बहुत सारे शहर थे। और यहाँ पर ये शहर ही, एक तो राजा था सर्वे सर्वा, राजा के बीच में फिर वो प्रांत हो गए, प्रांतों में डिवाइड हो गए। प्रांत काउंसलर और मजिस्ट्रेट चलाते थे और उसके बाद ये शहरों की एक अलग व्यवस्था थी। ये आपको बाद में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भी ये शहरीकरण की या नगरी, इस विशेष नगरीय व्यवस्था दिखाई देती है। इसमें उल्लेख मिलता है कि जो शहर थे वो गांव के क्षेत्र से धन इकट्ठा करते थे, कर इकट्ठा करते थे और जो अनाज था वो इकट्ठा करते थे। तो शहरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे और दूसरे धन, व्यापार, बाजार और अनाज इकट्ठा करने का माध्यम जो है शहर बने। पर एक इसका नेगेटिव पॉइंट और सामने आता है कि ये शहर के जो लोग थे ये धीरे धीरे, जो सीनेट थी रोम की, उसमें जमींदार वर्ग भी शामिल हो गया था। जमींदार जिनके पास ज़मीनें थी, तो उन जमींदार वर्गों में कुछ लोग शहर में भी रहते थे और वो उनका प्रयास ये रहता था कि हमेशा वो गांव से जो कर इकट्ठा करते थे वो अधिक से अधिक मात्रा में करते थे और अनाज इकट्ठा कर लेते थे। जो उत्पादन होता था उसमें वो खुद खूब शानो शौकत से रहते थे और गांव के लोग बेचारे पैदा करने के बावजूद भी भूखमरी की कगार तक पहुंच जाते थे और उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। एक और नवीन प्रक्रिया आई 3री शताब्दी के आसपास। और 3री शताब्दी क्या, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और स्पेशली भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता दूँ कि रोम चीन के साथ एक व्यापार करता था और वो था रेशम का व्यापार। और ये वाला रास्ता ऐसा था जो रोम के साथ रेशम का व्यापार होता था और ये भारत से होके गुजरता था ये रास्ता। इसे हम रेशम मार्ग बार बार पढ़ेंगे और इस रेशम मार्ग की ही वजह से बहुत भारी मात्रा में कर यहाँ पर भारत में आता था सोने चांदी के रूप में और बहुत इसका लाभ भारत को मिला था, क्योंकि चीन और रोम के बीच में भारत भूमिका मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। धीरे धीरे एक और नया बदलाव आया। जैसे जैसे जमींदार या प्रांतों में विभाजन बढ़ता चला गया, वहाँ पर जो बड़े लोग थे वो यहाँ सीनेट में शामिल होने लगे। और सीनेट में शामिल होने का मतलब ये था कि उनकी जो गणतांत्रिक प्रणाली थी, रिपब्लिक प्रणाली का विस्तार होने लगा। और जो इटली में कुलीन वर्ग के सीनेटर थे उनकी कमज़ोर हुए और इनका दबदबा, या फिर कह लीजिए कि इटली में जो सीनेटर अभिजात वर्ग पुराना था उसका संघर्ष इन नवीन जमींदारों के साथ जो नए सीनेटर बन रहे थे उनका संघर्ष, आपसी संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष ही है कि 3री-4री शताब्दी के आसपास आकर प्रथम रोमन साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। ये आपको अभी हमने प्रथम रोमन साम्राज्य के 3री-4री शताब्दी के आसपास इसका प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ता है रेशम मार्ग का। और इस पर और आप देखेंगे जब हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, मैं इसलिए आपको भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों और घटनाओं को जोड़ रही हूँ जिससे कि आप को रिलेट कर लें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारा भारतीय इतिहास वैश्विक स्तर पर समय समय पर उसने, हमारे भारत ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्रिटिश इतिहासकारों का भी तो ये मानना है, क्योंकि उन्होंने अंधकार युग माना था इसको। पर एक चीज़ ये थी कि रोमन साम्राज्य के पतन का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो भारत में बहुत कम मात्रा में सोने के और चांदी के सिक्के दिखाई देते हैं। और जो सोने के सिक्के दिखाई देते भी हैं उनकी सोने की जो शुद्धता है वो इतनी शुद्ध नहीं है जो पहले गुप्त काल या कुषाण काल में रहे। इसका मतलब कि रोम और चीन के बीच व्यापार के प्रभाव और रोम के पतन जो है इस पर भी पड़ा, भारत के पतन पर भी पड़ा। इसलिए
भारत का रोम के पतन का प्रभाव भारत पर पड़ने का ये है कि धीरे धीरे जो है रोम के साथ संबंध भारत के कमज़ोर होते चले गए, पर वो हम यूनानी प्रभाव बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोम के अन्य कुछ टॉपिक्स पर देखेंगे। अगर मैं इसे ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।